अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी हमारी सेमाफोर्स के ऊपर है। सेमाफोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेसेस हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं। अगर एक ही रिसोर्स दो प्रोसेसेस को चाहिए तो उस केस में किस प्रोसेस को वो रिसोर्स एलोकेट होगा और किसको वेट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हम मैनेज कर रहे होते हैं यूजिंग द सेमाफोर्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, P1 और P2, दोनों शेयर्ड मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं और शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास एक वेरिएबल है x। आप इमेजिन करें कि इसकी वैल्यू इस टाइम पे 7 चल रही है। P1 और P2 दोनों में एक ही कोड लिखा हुआ है और वो चेक कर रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 7 है तो वो उसको इंक्रीमेंट करके 8 पे ले जाएं। एज्यूम करते हैं P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की है, उसने ये कंडीशन चेक की x इक्वल 7 और अभी x की वैल्यू 7 ही है तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। अभी इसने इतना ही काम किया था कि इसको इंटरप्ट आया है और आपका जो CPU लोकेशन है वो P2 के पास चलेगी है। P2 ने ये कंडीशन चेक की एफ इफ़ x इक्वल 7 और ऑब्वियसली अभी x की वैल्यू 7 ही है, P1 ने उसे चेंज नहीं किया तो ये कंडीशन इससे भी ट्रू रिटर्न करेगी। वो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, 8 कर देता है। अब वो 7 से हट के 8 हो गई है। P2 ने अपना काम कंप्लीट किया। अगेन P1 ने अपनी रिज्यूम करनी है। उसने यहाँ तक काम कर लिया था इस कंडीशन तक और उसने सिर्फ इंक्रीमेंट करना था। कंडीशन ने उसे ट्रू रिटर्न कर दिया था तो वो यही अभी यही रिज्यूम करेगा कि x की वैल्यू 7 ही है और उसने इंक्रीमेंट कर दिया x की वैल्यू को। तो एक्चुअल में x की वैल्यू 8 से इंक्रीमेंट होकर अब 9 पहुंच गई है, लेकिन P1 ये एज्यूम कर रहा है कि उसने 7 से इंक्रीमेंट करके 8 कर दी वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आती है जब आपस में प्रोसेस सिंक्रोनाइज नहीं होते। इस केस में फिर हम सेमाफोर्स को यूज़ करते हैं। सेमाफोर हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि रिसोर्स एलोकेशन को मैनेज कर रहा होता है। इसकी डिटेल में जाके हम नीचे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसे। दो टाइप्स होती हैं सेमाफोर्स की, एक हमारे पास बाइनरी है और एक दूसरी हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर है। बाइनरी सेमाफोर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो प्रोसेस हों और एक रिसोर्स हो, उस केस में हम बाइनरी सेमाफोर यूज़ कर सकते हैं। और काउंटिंग सेमाफोर यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज और मल्टीपल सेमाफोर्स को हमने मल्टीपल रिसोर्सेज और मल्टीपल प्रोसेस को आपने मैनेज करना हो तो उस केस में हम काउंटिंग सेमाफोर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये बता रहा है कि POSIX सेमाफोर्स थ्रेड्स और स्पेसिफिक होते हैं थ्रेड्स और प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। अगेन ये वही है जो भी हमने ऊपर देखा है, बस ये स्पेसिफिक हैं थ्रेड्स एंड प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए। इसमें हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, इनिट है, वेट और पोस्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनिट का फंक्शन इनिशियलाइजेशन करता है सेमाफोर्स की और वेट और पोस्ट का फंक्शन हम देखेंगे कि हम इनको यूज़ करते हैं रिसोर्स को ये इंडिकेट करने के लिए कि रिसोर्स अब फ्री है या वो ऑक्यूपाइड है। तो इसका पहला फंक्शन देखते हैं, सेम अंडरस्कोर इनिट। ये इनिशलाइज करता है सेमाफोर्स को। इसका पहला पैरामीटर है, हमने सेमाफोर का ऑब्जेक्ट इसको देना है। सेकंड पैरामीटर में हमें ये पास करना होता है कि ये शेड है सेमाफोर या नॉन शेड है। शेड का मतलब डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान ये शेड होगा या ये लोकल टू प्रोसेस है। अगर तो ये लोकल टू प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ज़ीरो पास करेंगे और अगर ये शेड है तो इसमें यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू पास करेंगे हम। और अगर इस ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली कि एक ही प्रोसेस के जो डिफरेंट थ्रेड्स हैं ये उनके दरमियान सेमाफोर यूज़ हो रहा होगा। और अगर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान सेमाफोर हम यूज़ कर रहे होंगे। और तीसरा हमने इसमें एक इनिशियल वैल्यू पास करनी होती है एज अ थर्ड पैरामीटर। ये फंक्शन हमें ज़ीरो रिटर्न करता है इन केस ऑफ सक्सेस और -1 हमें रिटर्न करेगा इन केस ऑफ एरर। जो सेकंड फंक्शन है सेम अंडरस्कोर वेट वाला फंक्शन, ये इसको आप इस तरह से समझें कि ये इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे हम इसे यूज़ करेंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो रिसोर्स है अब ये यूज़ हो रहा है। तो अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, कोई दूसरा प्रोसेस इसको यूज़ नहीं कर सकता अनटिल कि ये P1 फॉर एग्जांपल इसे यूज़ कर रहा था तो P2 भी इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाह रहा है तो P2 तब तक एक्सेस नहीं कर सकता जब तक कि P1 इसे रिलीज़ नहीं करता। तो ये जो सेम अंडरस्कोर वेट वाला फंक्शन है ये हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि ये जो सेमाफोर की जो वैल्यू जो भी हमने थर्ड पैरामीटर के तौर पे इस फंक्शन को पास की थी, ये वैल्यू इसको ये डिक्रीमेंट करेगा। जो फंक्शन इसे जो प्रोसेस इसे कॉल करेगा सेम अंडरस्कोर वेट फंक्शन को, वो अगर तो सेमाफोर की वैल्यू ज़ीरो है तो वो ब्लॉक पे चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स प्रोसेस एक्सेस करना चाह रहा है वो अभी इन यूज़ है कि किसी और दूसरे प्रोसेस उसे यूज़ करे, तो इसलिए अभी इसको ब्लॉक पे जाना पड़ेगा और वो ब्लॉक पे ही रहेगा अनटिल कि रिसोर्स कोई जो दूसरा प्रोसेस उसको यूज़ करे वो उसको रिलीज़ नहीं कर देता। जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास सेम अंडरस्कोर पोस्ट वाला फंक्शन, ये इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि जब प्रोसेस ने रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर लिया तो अब वो उसको रिलीज़ कर रहा है। तो ये अनाउंस कर रहा है एक तरह से कि जो प्रोसेस जो रिसोर्स मेरे यूज़ में था मैं उसे रिलीज़ कर रहा हूँ।
तो वो फंक्शन वो प्रोसेस जो है इस फंक्शन को कॉल करेगा। जैसे ही इस फंक्शन को कॉल करेगा वो प्रोसेस, तो जो दूसरे प्रोसेस जो वेट पे लगे हुए थे वो उनमें से किसी एक को वो रिसोर्स अब एलोकेट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये पोस्ट वाला फंक्शन इस सेमाफोर की जो वैल्यू है इसको इंक्रीमेंट करता है, वेट वाला डिक्रीमेंट करता है और पोस्ट वाला इंक्रीमेंट करता है। ज़ीरो का मतलब ये है कि वो अभी यूज़ में है, और नॉन ज़ीरो वैल्यू का मतलब होगा कि वो फ्री है अभी, सेमाफोर की जो नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। और हमारे पास लास्ट में डिस्ट्रॉय का फंक्शन है, हम सेमाफोर जब यूज़ कर चुके होते हैं तो हमें उसे ख़त्म भी करना होता है। इन्हीं फंक्शंस को टास्क के थ्रू इंप्लीमेंट करके देखते हैं कोड में ये कैसे काम कर रहे होते हैं। मेरे पास जो टास्क 1 है इसमें 2 थ्रेड्स हैं और 2 थ्रेड्स को 2 डिफरेंट फंक्शंस जो है वो उन्होंने एग्जीक्यूट करने हैं। थ्रेड 1 T1 को एग्जीक्यूट करेगा और थ्रेड 2 T2 को एग्जीक्यूट करेगा। मेन में मैंने ये 2 थ्रेड्स क्रिएट कर लिए और उनको आपस में ज्वाइन करवा दिए। अब ये दोनों थ्रेड्स काम क्या करेंगे, ये काम अंदर से जो काम करें वो एक ही है, और वो क्या है कि ग्लोब की वैल्यू को अपडेट करना। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, इन दोनों थ्रेड्स को ये एक्सेसिबल है और इन्होंने इसकी वैल्यू को अपडेट करते रहना। कितने टाइम्स अपडेट करना है वो डिपेंड करता है कि हम यहाँ पे इन थ्रेड्स को क्या वैल्यू पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 100,000 इससे पास की है लूप की वैल्यू, तो ये दोनों थ्रेड्स जो हैं ये 100,000 टाइम्स तक चलेंगे और ग्लोब की वैल्यू को अपडेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसे लूप को 10 टाइम्स अगर चलाया है तो ये वाला लूप 10 टाइम्स चलेगा और ये ग्लोब को 0 से लेकर 10 तक पहुंचा देगा। इसी तरह थ्रेड 2 जो है वो ये भी 10 टाइम्स चलेगा ये वाला लूप, और ये उसे 10 से उठा के 20 तक पहुंचा देगा। तो मकसद ये है कि इस कोड का कि मैंने इस कोड में ये पास करना है, इन थ्रेड्स को ये बताना है मैंने कि कितने टाइम्स लूप चलाना है, और वो उतने टाइम्स थ्रेड की ग्लोब की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो जितने टाइम्स लूप चलेगा उससे ट्वाइस जो है वो ग्लोब की वैल्यू होनी चाहिए। अगर तो मैंने 10 पास किया तो ग्लोब की वैल्यू 20 होगी। तो अब इस कोड में हमें सेमाफोर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्लोब एक ऐसा वेरिएबल है जो शेयर्ड है बिटवीन द थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो आपस में थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज रखने के लिए हमें सेमाफोर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने जो इसको इम्प्लीमेंट किया है, ये पहले हम विदाउट सेमाफोर इसको इम्प्लीमेंट कर देखते हैं कि मसला आता क्या है। इसको रन करते हैं। लूप की वैल्यू इनिशियली मैं 100 पास कर रहा हूँ। 100 बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो इसमें अब ग्लोब की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्या मेरे पास प्रिंट होना चाहिए, ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, 200 प्रिंट करेगी। अब जब स्मॉलर वैल्यू लूप पे तो ये सही चल जाता है, उस पर इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसको जब मैं रन करूँगा तो मुझे आउटपुट जो है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट ही मुझे शो होगी। 100 पे ग्लोब की वैल्यू 200 है। लूप को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, 100 से 1000 तक लेके जाते हैं। अब देखते हैं अब कोई थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन में कोई मसला। और बेसिकली हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि थ्रेड आपस में सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 100 पे उन्होंने सही काम किया विदाउट यूजिंग एनी सेमाफोर। अब मैंने 1000 उसकी वैल्यू की है, तो 1000 पे दोनों थ्रेड्स सही चलते हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। 1000 पे वो 2000 मुझे बता रहा है उसकी वैल्यू, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं, 1000 से हम इसकी वैल्यू 10,000 तक लेके जाते हैं। 10,000 अब एक बड़ी वैल्यू है। आप देखते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो आपस में सही तरह सिंक्रोनाइज वे में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एग्जैक्टली 10,000 पे मुझे 20,000 रिटर्न हो रहा है। अभी भी ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू को, 1 लाख तक लेके जाते हैं। अब हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा देर तक एग्जीक्यूशन करनी है, तो दोनों थ्रेड्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आपस में सिंक्रोनाइज रहें। बल्कि यहाँ पर भी यही सही काम कर रहे हैं। और ज़्यादा इंक्रीज़ करके देखते हैं। जितना वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे उतना थ्रेड्स के लिए डिफ़िकल्ट होता जाएगा सिंक्रोनाइज रहना। नहीं, कोड सेव नहीं हुआ था। कोड को दोबारा सेव करते हैं, दोबारा रन करते हैं इसे। हाँ, तो अब इस वैल्यू पे अब मुझे आउटपुट जो है वो इनकरेक्ट आ रही है। ये जो ग्लोब की वैल्यू ये ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ग्लोब का वेरिएबल
शेयर्ड था बिटवीन द टू प्रोसेसेस, और चूँकि प्रोसेस आपस में सिंक्रोनाइज नहीं थे, रेंडमली वो वैल्यू एक्सेस कर रहे थे। कभी थ्रेड वन एग्जीक्यूट होता है, फिर थ्रेड टू एग्जीक्यूट होता है, फिर दोबारा थ्रेड वन एग्जीक्यूट होता है। तो इन चक्रों में जब स्विचिंग हो रही है तो उन चक्रों में जो ग्लोब की वैल्यू है वो सही तरह मैनेज नहीं हो सकी इन दोनों थ्रेड से। अब हमने यहाँ पे सेमाफोर्स इंप्लीमेंट करने हैं और हमने ये इन्फोर्स करना है कि जब एक रिसोर्स यानी ग्लोब का वेरिएबल थ्रेड वन के पास है तो थ्रेड टू को होल्ड पे होना चाहिए। थ्रेड वन उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा और अपडेट करके जो नई वैल्यू रिटर्न करेगा उसको वो थ्रेड टू उसको एक्सेस करे और फिर उसको इंक्रीमेंट करे। तो इस तरह अपडेटेड वैल्यू के साथ काम होना चाहिए हमारे पास। इस केस में फिर हम सेमाफोर इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेमाफोर इंप्लीमेंट करने के लिए जो सबसे पहला फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो सेम अंडरस्कोर इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन है। इसमें मैंने ये जो एस सेमाफोर का ऑब्जेक्ट जो मैंने सबसे ऊपर बना लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये मैंने इसे पास कर दिया है। सेमाफोर का ऑब्जेक्ट मैंने इसे पहला पैरामीटर पास किया, सेकंड पैरामीटर में मैंने इसे वन पास किया। ये जो सेमाफोर होगा इसका मतलब ये कि ये सेमाफोर शेयर्ड होगा बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस, और इनिशियली इसकी वैल्यू यहाँ पे वन है। ये मैंने टेस्ट करने के लिए 10 रखी हुई है। इनिशियली इसकी वैल्यू यहाँ पे हम वन रखेंगे। सेमाफोर की जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पे वन है। सेकंड में अब मैं सेमाफोर्स को वेट और पोस्ट वाले फंक्शन यूज़ करूँगा। थ्रेड वन में मैंने वेट पे लगाया है। अगर तो ऑलरेडी यूज़ है हमारा रिसोर्स तो ये वेट पे जाए और ये अपना काम करने के बाद उसको पोस्ट कर दे। तो पोस्ट का फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इस तरह थ्रेड टू के साथ भी आपने यही काम करना है कि वो पहले अगर तो वो सेमाफोर की वैल्यू ज़ीरो आ रही है उसके पास, यानी ज़ीरो वैल्यू का मतलब ये है कि वो जो रिसोर्स हम एक्सेस करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी इन यूज़ है बाई अनदर प्रोसेस, तो वो वेट पे जाएगा यहाँ पे और अपना जैसे ही वहाँ से पोस्ट की कॉल आएगी तो ये अपना वेट हटा के उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। यानी इसको दोबारा से देखते हैं इसमें कैसे काम हो रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये सेव हो रहा है अभी। तो मैंने इसे बताया कि दोनों थ्रेड स्टार्ट में वेट में मैंने लगाए हुए हैं। जो सा भी थ्रेड पहले चलेगा वो दूसरे को वेट पे लगा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल टी वन के लिए वेट वाला फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि लेट से टी वन ने पहले एक्सेस किया ग्लोब के वेरिएबल को। तो उस टाइम पे सेमाफोर की वैल्यू नॉन ज़ीरो चल रही थी, हमने नीचे वन सेट किया, नॉन ज़ीरो वैल्यू चल रही थी, तो ये वेट पे नहीं गया। इसने जब टी टू ने उसको एक्सेस करना चाहा तो वो ऑलरेडी टी वन उसको पहले एक्सेस कर चुका था, तो इसलिए ये वेट पे जाएगा। अब टी टू वेट पे जाएगा और टी वन ने उसको चेंज किया, उसको जो भी ग्लोब के वैल्यू को चेंज करना था अपना काम उसने कंप्लीट किया और उसने फिर पोस्ट का फंक्शन कॉल किया। पोस्ट का फंक्शन का मतलब ये है कि अब ये रिसोर्स फ्री है, तो जो सा थ्रेड वेट पे लगा हुआ था अब ये उसे मिल सकता है। तो टी टू हमारे पास जो थ्रेड है वो वेट पे लगा हुआ था यहाँ पे, तो अब ये रिसोर्स इसे अवेलेबल होगा, वो अपना काम करेगा और अपना काम करने के बाद वो भी उसे पोस्ट कर रहे हैं। यानी अगर कोई और प्रोसेस है जो कि वेट पे लगा हुआ है इस रिसोर्स के लिए तो ये अब उसके पास चला जाएगा। तो अब इसे इसी लूप वैल्यू पे हम चला के देखते हैं। जब हमने विदाउट सेमाफोर इंप्लीमेंट किया था तो इसकी वैल्यू कुछ और ही आ रही थी। तो अब चेक करते हैं कि आप सेमाफोर्स इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। और हमें ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें अचीव हो गई है बाय इम्प्लीमेंटिंग द सेमाफोर्स। टास्क टू में आपने सेमाफोर्स को यूज़ करते हुए एक स्पेसिफिक पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना है, और वो पैटर्न यहाँ पे आपको मेंशन है, 1100 1100 एंड सो ऑन। इस तरह का पैटर्न आपका प्रिंट होना चाहिए बाय यूजिंग द सेमाफोर्स। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सेम अप्रोच यूज़ करेंगे जो आपने टास्क वन में यूज़ की है। यानी आपके पास दो थ्रेड्स हैं T1 एंड T2। T1 आपके पास 1 1 को प्रिंट करेगा लूप के अंदर और T2 00 प्रिंट कर रहा है इन द लूप। और इसमें आपने अगेन सेमाफोर्स इंप्लीमेंट करने हैं। सेमाफोर्स इंप्लीमेंट करने करके आप बेसिकली इन्फोर्स कर रहे हैं कि पहले हमेशा 11 प्रिंट हो और फिर ये T1 होल्ड पे चला जाए, फिर T2 एग्जीक्यूट हो और ये 00 प्रिंट करे। 00 प्रिंट करने के बाद अब T2 को वेट पे चले जाना चाहिए और अगेन T1 को एग्जीक्यूट होना चाहिए और ये T1 अगेन फिर 11 प्रिंट करेगा और ये चलता रहेगा आपकी लूप वैल्यू के ऊपर।
तो वो जितनी लूप की आप वैल्यू देंगे उतने टाइम्स ये चलता रहेगा। तो ये वेरी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने ऊपर देखे है, उससे बहुत मिलता जुलता है। वहाँ पे हमने एक सेमाफोर यूज़ किया था। एक सेमाफोर का मतलब है कि मैंने यहाँ पे सिम एस के नाम से एक सेमाफोर क्रिएट किया था, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम ऐसी थी कि आपने पहले एक थ्रेड को चलाना है फिर दूसरे थ्रेड को चलाना है, और दोनों थ्रेड जो है वो ग्लोब की वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। यानी एक रिसोर्स था और मेरे पास दो वो थे थ्रेड्स काम कर रहे थे। पहले एक को चला दो, दूसरे को होल्ड पे रखो, फिर दूसरे को चलाओ, और पहले वाले को नहीं बल्कि पहले वाले को चलाओ, थ्रेड 1 को चलाओ, T2 को होल्ड पे रखो और फिर T2 को चलाओ दो, और काम ख़त्म हो जाएगा आपका। इस केस में अल्टरनेट सिनारियो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पहले T1 फिर T2 और फिर अगेन T1 फिर T2। ये इस तरह बैक एंड फोर्थ काम चल रहा है। इस केस में जो आपको सेमाफोर इम्प्लीमेंट करने हैं वो आपको एक से ज़्यादा करने पड़ सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप जब बनाएंगे, इसकी लॉजिक आप बनाएंगे, आ, तो उसमें आपको दो हो सकता है कि आप इस कंक्लूजन पे पहुँचें कि एक सेमाफोर, पहले तो आप इसको ट्राई करने के लिए सिंपल आप इसी तरह एक सेमाफोर क्रिएट करें जहाँ पे हमने यहाँ पे सेमाफोर्स वेट और पोस्ट यूज़ किए हैं, वहीं पे आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज़ करके देख लो, तो आपको एक अलग सी आउटपुट नज़र आएगी। आप यानी आउटपुट के करीब पहुंच जाओगे। फिर आप खुद ही रियलाइज़ करोगे कि एक सेमाफोर से काम नहीं चल रहा, हमें यहाँ पे दो सेमाफोर यूज़ करने हैं। दो सेमाफोर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसकी थोड़ी सी मैं हिंट आपको दे रहा हूँ टास्क 2 में। ये एक एस के नाम से ये पहला सेमाफोर है और S1 के नाम से ये दूसरा सेमाफोर है। S1 का मतलब है कि ये बिटवीन द प्रोसेस शेयर्ड है, और यहाँ पे आपने ज़ीरो लिखा है यानी ये लोकल रहेगा। जो हमारा टास्क है उसमें ये जो सेकंड पैरामीटर है दोनों सेमाफोर्स का, ये 1 और ये 0, ये इतना मैटर नहीं करता। ये जो थर्ड पैरामीटर है ये इंपॉर्टेंट है। आपने सेमाफोर जो एस सेमाफोर क्रिएट किया है उसको 1 रखा है, यानी जौन सा पहला थ्रेड एक्सेस करेगा वो दूसरे थ्रेड को वेट पे लगा देगा अगर वो उसके अंदर वेट की कॉल की हुई है। लेकिन जो सेमाफोर 2 है S1 के नाम से, जो सेमाफोर आपने क्रिएट किया हुआ है, इसको आपने इनिशियली रखा ही ब्लॉक पे है, ज़ीरो से ये स्टार्ट हो रहा है। यानी ये खुद से स्टार्ट नहीं होगा, इसको कहीं से पोस्ट जब होगी तो फिर ये S1 एग्जीक्यूट होना शुरू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी समझनी है, ये थोड़ी देखनी है कि ये कैसे काम कर रही है। ऑब्वियसली अगर S के साथ 1 है तो S1 पहले चलेगा और ये पोस्ट करेगा, तो इसे पोस्ट किसको करनी चाहिए, जो कि वेट पे लगा हुआ है, और S1 हमारे पास इस टाइम पे वेट पे लगा होगा, तो इसको पोस्ट करना चाहिए S1 को, एंड सो ऑन। फिर S1 जब पोस्ट करेगा तो उसको किसको पोस्ट करना चाहिए, वो हो सकता है S को करे या S1 को करे, ये अब आपने खुद इसको देखना है। जो हिंट, जो नेसेसरी हिंट थी वो आपको यहाँ पे मिल चुकी है। रन करते हैं टास्क 2 को। इसकी आउटपुट में वो पैटर्न हमें शो होना चाहिए जो आपके मैनुअल पे मेंशन है। डबल 1 डबल 0 ये वही पैटर्न है जो आपके मैनुअल में मेंशन है, और ये कितने टाइम्स प्रिंट हो रही है डिपेंड करता है आपने जो लूप लगाया हुआ है। मैंने लूप लगाया है 100 टाइम्स, तो ये 100 टाइम्स उस पैटर्न को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह आगे टास्क 3 की तरफ आते हैं। टास्क 3 में आपके पास एक एरे है। फॉर एग्जांपल ये एरे है आपके पास। इस एरे पे आपने 3 फंक्शंस पर परफॉर्म करने हैं। पहले वाले को एवरेज निकालनी है, सेकंड में आपने इसका मिनिमम, और थर्ड में मैक्सिमम इसका फाइंड आउट करना है इसी एरे के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा बनाएं कि आप एक 3 थ्रेड्स क्रिएट कर लें और तीनों को ये 3 फंक्शंस पास कर दें, तीनों अपना अपना काम करेंगे। जो सेमाफोर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं वो सेमाफोर आपने उस जगह पे यूज़ करने हैं जहाँ पे आपको ये इन्फोर्स करना है कि सबसे पहले हमेशा आपको मिनिमम जो वाला फंक्शन है वो अपनी वैल्यू रिटर्न करें। फर्स्ट एग्जीक्यूट द मिनिमम वैल्यू थ्रेड, देन मैक्सिमम वैल्यू, एंड फाइनली द एवरेज वैल्यू। आपको इस सीक्वेंस में इन थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाना है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे थ्रेड को आपस में सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में चलना है, यानी हम चाह रहे हैं कि पहले हमेशा मिनिमम वाला ही चले, तो आपको यहाँ पे सेमाफोर्स इंप्लीमेंट करने हैं। अब आपने इन्फोर्स करना है कि पहले मिनिमम वाला थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, बाकी दोनों वेट पे लगे हुए हैं। जब मिनिमम वाला पोस्ट करते तो वो किसको पोस्ट करे, वो मैक्सिमम वाले को पोस्ट करे या वो एवरेज वाले को पोस्ट करे।
ठीक है, वो उसे मैक्सिमम वाले को पोस्ट करना चाहिए, फिर मैक्सिमम वाला वेट से हटेगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब वो पोस्ट करेगा, तो अब वो जब पोस्ट करेगा तो पीछे हमारे पास एक ही थ्रेड रह जाता है एवरेज वाला, उसको वो पोस्ट करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसका ऑर्डर जो है ये इस तरह आपने मेंटेन रखना है, और इसमें आपने जो थ्रेड के अंदर है वहीं पे आपने रिज़ल्ट भी प्रिंट करवाना है, मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज का। इस कोड को रन करते हैं। टास्क 3 है ये। मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं। मैंने जो लूप यूज़ किया हुआ है, सॉरी, जो एरे मैंने यूज़ की है वो डिफरेंट यूज़ की है जो आपको मैनुअल में गिवन है उससे, तो इसलिए मेरा रिज़ल्ट भी यहाँ पे डिफरेंट शो हो रहा है मुझे। ये आपका टास्क 3 है। इस लैब की सबमिशन में आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। टास्क 1 में आपने आउटपुट की जो स्नैपशॉट है वो और उसको एक्सप्लेन करना है कि सेमाफोर इसमें किस तरह से इम्प्लीमेंट हुए हैं। टास्क 2 में आपने कोड को कंप्लीट करना है और वो जो कोड आप लिखेंगे उसको भी वर्ड डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दें। टास्क 3 में अगेन जो कोड आप लिखेंगे वो भी वर्ड डॉक्यूमेंट में ही लगाएंगे और उसको आपने अपलोड करना है कैनवस पे। वंस अगेन जो तीनों टास्क हैं उनको, जो टास्क 1 है वो आपको हेल्प करेगा बाकी दोनों टास्क के लिए। दोनों बहुत सिमिलर हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बहुत सारी आपकी क्यूरीज इसी टास्क को सामने रख के जब आप बाकी दोनों इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत सारी क्यूरीज इसी से आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जो कम्प्लेक्सिटी रहेगी ये वो भी मैंने आपको हिंट्स की फॉर्म में बता दिया कि नंबर ऑफ़ सेमाफोर्स को मैनेज करने की कम्प्लेक्सिटी आपने ख़ुद से देखनी है। बाकी आलमोस्ट सारी चीज़ें टास्क 1 में वेल एक्सप्लेन्ड हैं।